हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं आप तक पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ध्वनि को के लिए अंग्रेजी में जो शब्द प्रयुक्त होता है वो है साउंड। तो आज हम चर्चा करेंगे कि ध्वनि की उत्पत्ति, हाउ द साउंड इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड। उसके बाद ध्वनि की प्रकृति, ध्वनि का नेचर कैसा होता है, ध्वनि एक तरंग है, ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है। तो इन सारे पहलू पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो उसके लिए बेलजार एक्सपेरिमेंट है, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ध्वनि क्या है। तो हम जो कुछ भी अपने कान से सुनते हैं वो ध्वनि है। जैसे मतलब वाहन भोंपू का वाहन का जो भोंपू का जो आवाज़ होता है, या मतलब ट्रक का चलना होता है, बस का खड़खड़ाहट होता है, चिड़ियों का कलरव होता है, ताली बजाना होता है, ताली पीटना होता है, हारमोनिया का साउंड है, या कोई गाना की ध्वनि है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो ध्वनि है, जिसको हम कान से सुनते हैं। लेकिन एक मज़ेदार रोचक तथ्य ये है कि जो हम कान से नहीं सुनते हैं, क्या वो ध्वनि नहीं है? हाँ, वो भी ध्वनि हो सकती है, क्योंकि हम जानते हैं कि आदमी का जो श्रव्य सीमा है, जो उसका ऑडिएबल रेंज होता है, वो होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को भी हम नहीं सुन सकते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के ध्वनि को भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं श्रव्यता सीमा। मतलब 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की जो ध्वनि होती है, ये है आदमी के श्रव्य क्षमता। इससे 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को भी हमारा कान नहीं सुन सकता है, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा के ध्वनि को भी हमारा कान नहीं सुन सकता है। तो इस हिसाब से ऐसा नहीं है कि जो ध्वनि हम नहीं सुनते हैं, जो जिस फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम नहीं सुनते हैं, वो ध्वनि नहीं है। ऐसा भी साउंड हो सकता है जो हम नहीं सुन सकें, लेकिन चमगादड़ सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकता है, हाथी सुन सकता है। तो लेकिन ये जो चीज़ हम सुनते हैं वो ध्वनि है। ये मोटा मोटी हो गया। इसको अगर एकॉस्टिक्स के परिभाषा के हिसाब से देखें तो थोड़ा सा हम व्यापक रूप में इसको समझ सकते हैं कि ध्वनि एक श्रव्य सीमा के अंदर की ध्वनि को हमारा कान सुनता है। अब चर्चा करते हैं कि ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। तो ध्वनि के उत्पन्न करने की कई विधियां हैं। जैसे हम ताली पीटते हैं, या टेबुल को ठोकते हैं, या किसी बाजा से ध्वनि निकलता है। लेकिन कोई भी ध्वनि है, अगर कंपन नहीं होगा तो ध्वनि नहीं होगी, तो अगर विब्रेशन नहीं होगा तो ध्वनि नहीं होगी। तो कंपन का अर्थ क्या होता है? तो कंपन का अर्थ होता है वस्तु का तेज़ी से आगे पीछे या ऊपर नीचे होना। अब साइकिल की घंटी ही का उदाहरण लीजिए। साइकिल की घंटी को हम जब दबाते हैं तो क्या देखते हैं कि आवाज़ अनुभव करते हैं, और आवाज़ घंटी दबाना जब भी बंद कर देते हैं तो कुछ देर तक हल्की सी ध्वनि आती रहती है, और ध्वनि तब तक आती रहती है जब तक कि उसमें कंपन होते रहता है। तो हम स्पष्ट रूप से उसको अगर गौर से देखें घंटी को, तो उसके कंपन को हम अनुभव कर सकते हैं, और ये भी अनुभव कर सकते हैं कि जब कंपन बंद हो जाता है तो ध्वनि समाप्त हो जाती है। तो इसी चीज़ के ऑब्जर्वेशन से हम इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं कि जब कोई वस्तु कंपित करती है तो इसके कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब इसको समझने के लिए हम एक ग्लास ले लें, ग्लास पर एक कांटी से या नाखून से प्रहार करें तो हम देखेंगे कि उसमें से ध्वनि उत्पन्न हो रही है। और फिर उसको ग्लास को पकड़ करके ध्वनि को बंद कर दें तो देखेंगे कि जब ध्वनि बंद हो गई, कंपन बंद हो गया, तो ध्वनि भी बंद हो गई। इसी हिसाब से अन्य भी एक्सपेरिमेंट है। और रबर के डोरी को बांध करके किसी वस्तु से बांध कर देते हैं रबर के डोरी को, और फिर उसके एक दूसरे सिरे को एक हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि डोरी तनी रहे। अब रबर की डोरी को दूसरे हाथ से बीच में पकड़ करके एक दूसरी ओर ले जा करके छोड़ देते हैं। हम देखते हैं रबर की डोरी कंपन करने लगती है, और इसके साथ एक प्रकार की ध्वनि भी सुनाई देती है। आज जब डोरी का कंपन बंद हो जाता है तो ध्वनि भी बंद हो जाता है। तो दूसरा उदाहरण है कि आप फिजिक्स के लैब में चलेंगे तो देखेंगे कि स्वरित्र द्विभुज होता है। तो स्वरित्र
द्विभुज में क्या होता है कि वो एक रबड़ का पैड पर उसको चोट करते हैं, उस पर मारते हैं तो देखते हैं कि कंपन उत्पन्न होने लगता है, और जब कंपन बंद हो जाता है तो साउंड भी बंद हो जाता है। और उसके कंपन को हम अगर बारीकी से देखें तो हम उसके कंपन को देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, इन सारे एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि ध्वनि का प्रत्येक स्रोत कंपन करती है। तो ध्वनि उत्पन्न होने के लिए कंपन की आवश्यकता होती है। अगर कोई स्रोत कंपन उत्पन्न नहीं करेगी तो बिना कंपन किए हुए वो ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ध्वनि की प्रकृति की। पूछते हैं ना कि ध्वनि क्या है, तो हम बोलते हैं कि ध्वनि हम कान से जो भी कुछ सुनते हैं वो ध्वनि है। तो ये थोड़ा सा मतलब काम चलाओ हुआ, लोग बोलचाल के भाषा में ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा हम व्यापक रूप में चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है, ध्वनि एक तरंग है। ध्वनि के गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ध्वनि के गमन के लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है उसके लिए हम बेलजार प्रयोग के माध्यम से इसको समझेंगे कि कैसे ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इससे पहले थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं कि ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। तो ये भी ध्वनि का एक परिभाषा हुआ, थोड़ा सा व्यापक रूप में परिभाषा हुआ, थोड़ा सा एडवांस परिभाषा हुआ एकॉस्टिक्स के हिसाब से। तो ध्वनि जो है ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। ध्वनि शब्द दो अर्थों में उसका व्यवहार कर सकते हैं, एक संवेदना के रूप में जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है सेंसेशन, और दूसरा होता है विक्षोभ जिसको हम डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ध्वनि जो हम सुनते हैं तो संवेदना का उल्लेख करते हैं। जैसे अब इसमें अलग अलग मीडियम में ध्वनि का वेग भी अलग अलग हो सकता है। और तरंग की बात करें तो ये ध्वनि तरंग जो है हवा में, ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अब अनुदैर्घ्य तरंग किसको कहते हैं, तो माध्यम के गमन के हिसाब से तरंग को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक होगा अनुदैर्घ्य तरंग और दूसरा होगा अनुप्रस्थ तरंग। तो माध्यम के कण का कंपन अगर तरंग संचरण के दिशा के समानांतर होता है तो वैसे तरंग को हम अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो हवा में जो ध्वनि तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अब चर्चा करते हैं अनुप्रस्थ तरंग का। यदि माध्यम के कण का कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होता है तो उस तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। तो प्रकाश की जो तरंगें हैं वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। इसके अलावा हम इसको दूसरे रूप में भी समझ सकते हैं। प्रकाश के तरंग को हम यांत्रिक तरंग भी बोलते हैं। अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स ऐसा वेव्स होता है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और प्रकाश का जो तरंग है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसके गमन बिना किसी माध्यम के भी वो कण गमन कर सकता है। जैसे सूर्य से जो प्रकाश की किरणें पृथ्वी पर आती हैं तो निर्वात में चलती हैं। वो जहाँ पृथ्वी में जहाँ तक वायुमंडल वहीं तक न वायु है, वायुमंडल उसके बाद ऊपर के क्षेत्र में तो वायु नहीं है। और हम देखते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि प्रकाश की किरणें निर्वात में भी चलती हैं, बल्कि निर्वात में ही उसका वेग सर्वाधिक होता है। तो इस हिसाब से दो तरह का वेव हो गया। एक हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसे वेव्स में आते हैं प्रकाश की किरणें, लाइट जो हम देखते हैं वो, और दूसरा ध्वनि तरंग जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल वेव्स जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इस हिसाब से हम ध्वनि को समझ सकते हैं। तो एक हुआ ध्वनि की तरंगें, ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जिसके कान में पड़ने से सुनने की संवेदना उत्पन्न होती है। दूसरा हो गया कि हवा में जो ध्वनि का तरंग है वो अनुदैर्घ्य तरंग है। तीसरा ये मैकेनिकल वेव्स है जिसके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। और तीसरा हो गया कि ये मतलब अब एक एक्सपेरिमेंट का हम ये करेंगे, दिखाएंगे आपको बेलजार एक्सपेरिमेंट, जिससे ये साबित हम करने की कोशिश करेंगे कि ध्वनि के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। इसके लिए हम एक बेलजार को एक चकती पर रख देते हैं। बेलजार के ऊपर में क्या करते हैं तो कॉर्क लगा देते हैं। कॉर्क से होकर तार द्वारा विद्युत घंटी को हम नीचे लटका देते हैं। चकती और बेलजार के कोर के बीच में, किनारे के बीच में
हम एक मोम को लगा देते हैं। अब मोम इसलिए लगाते हैं कि एकदम पूरा एयर टाइट हो जाए। इसके बाद चकती के बीच में एक छिद्र के द्वारा एक नली रहती है, आप देख सकते हैं इस बेलजार में नीचे की ओर से वायुचूसक पंप, इसके मदद से हम हवा निकाल लेते हैं। और फिर जो स्विच को दबाते हैं तो देखते हैं कि हथौड़ा जो है घंटी पर चोट कर रहा है लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। फिर इसमें हवा भर देते हैं, फिर स्विच को दबाते हैं तो फिर ध्वनि सुनाई देने लगती है। फिर हम वायुचूसक पंप की मदद से हवा को निकाल लेते हैं और फिर स्विच को दबाते हैं तो फिर देखते हैं कि हथौड़ा तो घंटी पर चोट मार रहा है लेकिन ध्वनि सुनाई नहीं दे रही है। तो इस हिसाब से जो हमारा बेलजार एक्सपेरिमेंट है उससे हम ये साबित कर सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसको मैकेनिकल वेव्स भी कहा जा सकता है। अब चंद्रमा पर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर हम ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, किसी भी तरह के ध्वनि को नहीं सुन सकते हैं। क्यों नहीं सुन सकते हैं? क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है तो ध्वनि के तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलने के लिए माध्यम ही नहीं मिलेगा। तो माध्यम नहीं मिलेगा तो फिर ध्वनि को हम नहीं सुन सकते हैं। तो इस हिसाब से हम बहुत आराम से इस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो आज हमने इस ध्वनि के बारे में जाना, ध्वनि की प्रकृति के बारे में, कि ध्वनि का तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है, मैकेनिकल वेव्स है, और ध्वनि के गमन के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इन बातों को बढ़िया से अध्ययन किए हैं। ये बहुत व्यापक चैप्टर है, इसमें और भी सारा चीज़ को हम अध्ययन करेंगे कि जैसे तरंग दैर्घ्य वगैरह सबका